हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट काफ़ी खतरनाक वेरिएंट है जिसके कारण कि हमारे देश में तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। जैसा कि देखने को आया था अप्रैल और मई के महीनों में, जब डेल्टा वेरिएंट के कारण में दूसरी लहर स्टार्ट हुई थी और वो इतनी ज़्यादा खतरनाक लहर थी कि जिसने कि पिछली जो वेव आई थी, जो पहली वेव आई थी, उसके सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए थे और जो उसकी इन्फेक्टिविटी थी वो भी कई गुना ज़्यादा थी। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी वायरस की आर वैल्यू क्या होती है। आर वैल्यू का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन को, जिसको कि पहले से इन्फेक्शन है, वो अपने थ्रू कितने लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। पूरी दुनिया के अंदर में अभी तक जिस वायरस की सबसे ज़्यादा आर वैल्यू देखी गई है वो है मीजल्स वायरस, जिसकी आर वैल्यू है 15। यानी कि अगर एक पर्सन को भी अगर मीजल हो जाता है तो उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी आएंगे उनमें 15 लोगों को ये मीजल वायरस हो जाएगा। जहाँ तक बात करें कोरोना वायरस की, जिसको कि SARS-CoV-2 वायरस भी बोला जाता है, इसका जो पहला वेरिएंट आया था 2020 में, जिसको कि अल्फा वेरिएंट बोला जाता है, उसकी जो आर वैल्यू थी वो 3 to 4 तक देखी गई थी। यानी कि किसी एक पर्सन को अल्फा वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस हो जाता था तो वो 3 से 4 लोगों को ये वायरस फैला सकता था। लेकिन जो फरवरी में जो डेल्टा वायरस डिटेक्ट किया गया था, जिसके कारण की दूसरी लहर आई थी, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी जो आर वैल्यू थी वो 6-7 तक पहुंच गई थी। यानी कि किसी भी एक बंदे को डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस हो जाता था तो उसके थ्रू 6 से 7 लोगों को ये वायरस इन्फेक्शन हो सकता था। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पिछले साल कोरोना वायरस की जब पहली वेव आई थी तो ये देखने का आता था कि जनरली अगर घर में किसी एक को कोविड इन्फेक्शन हो जाता था तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कम ही देखने को आता था कि फैमिली में बाकी मेंबर्स को या फिर सोसाइटी में बाकी लोगों को उसके थ्रू इतना ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिले। लेकिन दूसरी लहर में ये देखने को आया कि जब डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ तो घर के अंदर में अगर एक को भी डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ तो घर के बाकी सदस्यों में भी इन्फेक्शन देखने को मिला जब भी उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। तो उस लिहाज से ये जो डेल्टा वेरिएंट था काफी खतरनाक था। लेकिन अब मैं बात करता हूं डेल्टा प्लस वेरिएंट की। डेल्टा प्लस वेरिएंट, हालांकि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है हमारे देश में और WHO भी इस पे पैनी निगाहें अभी तक बनाए हुए हैं कि क्या ये ऐसा वेरिएंट है जो कि तीसरी लहर को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अभी तक एक रिलीफ देने वाली खबर ये है फ्रेंड्स कि इस वेरिएंट को जो सबसे पहला इसको डिटेक्ट किया गया था, इसका जो केस वो डिटेक्ट किया गया था अप्रैल 5 महीने के अंदर में। और ये देखने में आया था कि जिन भी लोगों को ये डेल्टा प्लस वेरिएंट का इन्फेक्शन देखने को आया, जब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि अगर किसी को भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाकी मेंबर्स की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है। तो जब इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के पेशेंट की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तो ये देखने में आया फ्रेंड्स कि बाकी लोगों को इन्फेक्शन नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जा रहा है अभी तक कि हो सकता है कि जो इसकी इन्फेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं जो डेल्टा वेरिएंट आया था, जिसके कारण की दूसरी लहर स्टार्ट हुई थी, उससे कम है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी तक पूरे देश के अंदर में केवल 40 ही केस अभी तक डिटेक्ट किए गए हैं। तो एक्सपर्ट का यही मानना है कि अगर ये वेरिएंट इतने दिनों से हमारे देश के अंदर मौजूद है तो इसके जो केसेस थे वो बहुत ज्यादा होने चाहिए थे। लेकिन अभी इसके केसेस कम है। फिर भी सरकार, फिर भी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो गलती हमने दूसरी वेव के टाइम पे की थी वो गलती हमें इस टाइम पे नहीं करनी है। जीनोम सीक्वेंसिंग हमें करते रहनी है, नए नए वेरिएंट्स का हमें पता करते रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी चूक हम पे भारी पड़ जाए और तीसरी लहर फिर से स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर, तीसरी लहर कब आ सकती है और वो कितनी खतरनाक हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं स्पेनिश फ्लू का एग्जांपल लेके चलूं जो कि 1919 या 1920 में आई थी, तो फ्रेंड्स ये देखने में आया कि जो ये पेंडेमिक 100 साल के बाद लगभग आई है वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करती है जो कि स्पेनिश फ्लू का था। स्पेनिश फ्लू में भी ये देखने को आया था कि जो पहली वेव थी उसके अंदर में जितनी डेथ हुई थी उससे कई गुना ज्यादा डेथ सेकंड वेव को देखने को मिली थी। और जो तीसरी वेव आई थी वो काफी छोटी थी और काफी कम खतरनाक थी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि क्योंकि कोरोना वायरस भी सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है जो कि स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक ने फॉलो किया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो तीसरी लहर आए, कहीं ना कहीं उसकी जो इंटेंसिटी है या उसकी जो ड्यूरेशन है वो काफी कम हो। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि जब तक जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है, उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को वो कवर कर ले। और जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि हम पिछले साल से बार बार बता रहे हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं इस थर्ड वेव को रोकने में कामयाब हो। क्योंकि फ्रेंड्स,
कहा यह जा रहा है कि सेकंड वेव के अंदर में जब हमारे देश में 4-4 लाख तक केसेस आ रहे थे, तो हो सकता है कि क्योंकि 4 लाख केसेस तो रिकॉर्डेड केस थे, तो ऐसा मान के चला जा रहा है जितने केसेस रिकॉर्ड हो रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ होगा। कहने का मतलब कि एक दिन में 40 से लेकर 50-50 लाख लोगों तक ये इन्फेक्शन हो सकता है जब इस वेव का पीक चल रहा था अप्रैल और मई के अंदर में। तो अगर उसको बेसिस माना जाए तो ये कह सकते हैं कि काफी हद तक एक लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन में हार्ड इम्यूनिटी बनने की पूरी संभावना है। एक चीज और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकंड वेव के अंदर में ये देखने को आया, पर्सनली मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी मेरे पेशेंट्स थे ओल्ड जिनको कि पहली वेव के अंदर में ये इन्फेक्शन हुआ था, उनमें से किसी को भी सेकंड वेव के अंदर में दोबारा से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो इम्यूनिटी बनती है कोरोना वायरस के बाद में वो कारगर सिद्ध हो रही है। हालांकि कुछ केसेस थे री इन्फेक्शन के, वो काफी रेयर थे। तो कहने का मतलब यही फ्रेंड्स की वैक्सीनेशन प्लस हर्ड इम्यूनिटी और प्लस फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ स्पेनिश फ्लू ऑफ 1919, ये कह सकते हैं कि अगर थर्ड वेव आती भी है तो वो काफी लिमिटेड होगी, काफी कम इन्फेक्शियस होगी, उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो भी काफी कम होगी। लेकिन हमें फिर भी कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। जितने भी वेरिएंट्स होते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग हमें करते रहनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिलता है उसको तुरंत ही पता किया जा सके, ताकि उसको कंटेन करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स है वो लिए जा सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगी। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।